हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लोग पोल्ट्री का जो है 5वां चैप्टर जनसंघर्ष और आंदोलन का शार्ट रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम लोग पोल्ट्री का जो भी चैप्टर है सबका अध्ययन और कर चुके हैं, उनका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ चुका है। पोल्ट्री का पीछे वाला भूगोल है, इतिहास है, सबका पढ़ चुका है। हम लोग ये पोल्ट्री वाला पार्ट कर रहे हैं, चैप्टर पोर्सन जो है पोल्ट्री वाला। चलिए इसका हम लोग शार्ट रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं जनसंघर्ष के बारे में, आंदोलन कैसे कहाँ कहाँ हुआ, थोड़ा सा जानकारी इसमें दिया गया है कि लोकतंत्र में सत्ता अंगों या सामाजिक समूहों में बटी होती है, इसलिए सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष को सदैव परस्पर विरोधी मांगों या दबावों के बीच संतुलन बैठाना होता है तथा इन्हीं परिस्थितियों के बीच लोकतंत्र स्वरूप ग्रहण करता है। राजनीति का सबसे अधिक प्रभाव दबाव समूहों और आंदोलनों का पड़ता है। इसी क्रम में राजनीतिक सत्ता राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्यक्ष तरीकों के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। हम लोग तो अपने देश के बारे में पढ़े बहुत हैं, चलिए आज नेपाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेपाल उन तीसरी लहर के देशों में है जहां वर्ष 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा, किंतु वास्तविक सत्ता जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। राजा की असामयिक हत्या होने से नेपाल में जून 2001 में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। नए राजा ज्ञानेंद्र, जिन्हें लोकतंत्र में कोई रुचि नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने वर्तमान सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर वर्ष 2005 में निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में नेपाल की जनता ने, जिनका लक्ष्य था सत्ता को राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना, आंदोलन कर दिया। सेवन पार्टी अलायंस ने राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान कर दिया, जो अनिश्चितकालीन बंद के रूप में बदल गया। 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारियों जनता की 3 मांगों को मान लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। नेपाली आंदोलनकारी नेताओं ने लोकतंत्र की बहाली तथा संविधान सभा का गठन करने की मांग की। 24 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा 3 मांगे मान लिए जाने पर संसद की बहाली हुई तथा कानून पारित करके राजा की शक्तियां वापस ले ली गई। इस संघर्ष को लोकतंत्र के द्वारा दूसरा आंदोलन कहा गया, जो विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। चीनी क्रांति ने नेताओं की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी माओवादी के नाम से जाने जाते हैं। इनका नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष में प्रबल समर्थन था। बोल्बिया का जल युद्ध। जनसंघर्ष की भूमिका केवल लोकतंत्र की स्थापना तक ही सीमित नहीं है, जो बोल्बिया के लोगों द्वारा पानी के निजीकरण के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों से सिद्ध होता है। बोल्बिया लतीन दक्षिण अमेरिका का एक गरीब देश है, जहां जनसंघर्ष क्या जल संघर्ष के रूप में जाना जाता है। पानी के लिए वहां संघर्ष हुआ। बोल्बिया की सरकार द्वारा बोचम्बा शहर में जलपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया गया, जिससे पानी की कीमत 4 गुना बढ़ गई। जनवरी 2000 में इसके विरुद्ध श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर हड़ताल की घोषणा कर दी, जो सफल रही। क्रमशः फरवरी तथा अप्रैल में हड़ताल होते देख सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, किंतु जनता के विरोध को देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां शहर छोड़कर भाग गईं। लोकतंत्र और जनसंघर्ष, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं लगभग कि नेपाल तथा बोल्बिया दोनों ही घटनाओं में अंतर है। एक आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया, जबकि दूसरा जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध चलाया गया। जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था, किसान कानून के विरोध में। ये भी एक क्या था, एक कंपनी के रूप में इसको भी स्थापित करना था कि कंपनी के हाथ में देना था अनाज को। तो लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष के माध्यम से ही होता है। समानतः सभी फैसलों के पीछे सत्ताधारी और सत्ता में भागीदारी चाहने वाले
को बीच संघर्ष होता है तथा यह लोकतंत्र का निर्णायक पल होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का हल जनता के व्यापक भागीदारी से ही होता है। ऐसे संघर्ष और भागीदारियों के आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। भागीदारियों का आधार क्या? राजनीतिक संगठन होते हैं। लामबंदी एवं संगठन। नेपाल और बोल्विया की सफलता के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी था वह जनता की लामबंदी और संगठनों का समर्थन था। नेपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन 7 दलों के गठबंधन ने किया तथा इस संघर्ष में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया था। बोल्विया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध चले संघर्ष का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, बल्कि इसका नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया, जिसमें इंजीनियर, पर्यावरणवादी तथा सामान्य लोग शामिल थे। जो लोग बिना संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं को आंदोलन कहा जाता है। इस व्यवस्था को आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। इसे ही वर्ष 2006 में सत्ता हासिल हुई। दबाव समूह और आंदोलन। राजनीति में जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न हो तथा जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। दबाव समूह का जन्म तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन आदि समान राजनीति में भागीदारी नहीं करते, बल्कि इसे प्रभावित करने में विश्वास रखते हैं। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह का जन्म समाज के किसी प्रमुख समूहों के हितों की प्रमुखता देने के लिए होता है। यह समाज के किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऐसे दबाव समूह को वर्ग विरोधी कहा जाता है। ऐसे दबाव समूह केवल अपने वर्ग के सदस्यों के कल्याण तक सीमित होते हैं। कुछ संगठन समाज के किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित न होकर पूरे जन समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके हितों की रक्षा करना आवश्यक होता है। बोल्विया का फेडेकोर नामक ऐसा ही संगठन है। इन्हीं संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठनों का लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं, अन्य लोगों के मदद करना होता है। आंदोलनकारी समूह। नेपाल में हुए आंदोलन का उद्देश्य लोकतंत्र की बहाली। उसी प्रकार भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरदार सरोवर बांध को बनने से रोकना था, ताकि बांध के कारण लोग विस्थापित न हो सकें। ऐसे आंदोलन में स्पष्ट नेतृत्व या संगठन का समावेश होता है, किंतु आंदोलन की सक्रियता बहुत कम समय के लिए होती है। पर्यावरण के आंदोलन या महिला आंदोलन को ऐसे आंदोलनों के अंतर्गत रखा जा सकता है जो कई मुद्दों पर आधारित होते हैं तथा एक लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे आंदोलन किसी एक संगठन द्वारा ही नियंत्रित और दिशा निर्देशित नहीं होते। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी एक व्यापक उद्देश्य के लिए ये मिलकर काम करते हैं और इनका दृष्टिकोण भी एक जैसा होता है। इसी कारण से इन्हें एक आंदोलन का नाम दिया जाता है। दबाव समूह तथा आंदोलन का राजनीति पर प्रभाव। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन या सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना, प्रस्तावित प्रेषित करने जैसे माध्यमों का सहारा लेते हैं। ये मीडिया को प्रभावित कर अपने मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन का लक्ष्य राजनीति में भाग लेना नहीं होता, बल्कि उन पर प्रभाव डालना होता है। इनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होता, इनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। अधिकतर दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध नहीं होता, फिर भी इनके बीच बातचीत का क्रम समय समय पर चलता है। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? प्रारंभ में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वर्ग विशेष की अगुवाई करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी वर्ग विशेष की भलाई नहीं है, बल्कि सभी जनसाधारण के हितों के बारे में सोचा जाता है। दबाव समूह और आंदोलन द्वारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। सरकारें अधिकतर धनी और ताकतवर लोगों के ही दबाव में होती हैं।
दबाव समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर लिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सत्ताधारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते? वे स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते। नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा है? ये 1990 के समय में हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2006 में। 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारी जनता की मांग मान लिए जाने के परिणाम स्वरूप 7 पार्टी अलायंस ने किसे अतिरिक्त सरकार का प्रधानमंत्री चुना? अंतरिम सरकार होगा तो गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो कि मनीष कोइराला के दादा थे। बोल्विया अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है? तो दक्षिणी अमेरिका, जबकि लातिन बोलते हैं। लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? तो लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष से होता है। राजनीति में जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न हो तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये दबाव समूह कहलाते हैं। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों में बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हित समूह का जन्म समाज के किसके हितों के प्रमुखता देने के लिए होती है? तो समूहों के लिए होता है। पर्यावरण आंदोलन एवं महिला आंदोलन किस आधार पर आधारित होते हैं? किस पर आधारित होते हैं? तो सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। राजनीति में दबाव समूह आंदोलनों का लक्ष्य क्या होता है? प्रभाव डालना। अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा, नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ? तो नेपाल में लोकतंत्र 1990 में कायम हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा, किंतु वास्तविक जो पावर थी, सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। अगला है कि 7 पार्टी अलायंस किस देश के संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर बनाया? नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन में राजसत्ता के विरुद्ध सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन बनाया जिसे राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, अनिश्चितकालीन आंदोलन हो गया वो। बोल्विया का जल संबंधित आंदोलन कब आयोजित किया गया? जनवरी 2000 में जल आपूर्ति के मूल्यों के बढ़ने तथा इसके विरुद्ध श्रमिकों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर हड़ताल की घोषणा की और आंदोलन चालू कर दिया। नेपाल तथा बोल्विया के संघर्ष में कोई एक अंतर बताइए। नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया, जबकि दूसरी ओर बोल्विया जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था। सरकारें अधिकतर धनी और ताकतवर लोगों के ही दबाव में होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो सरकारें अधिकतर धनी और ताकतवर लोगों के ही दबाव में होती हैं। दबाव समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह की प्रमुख भूमिका निभाते हैं और जब कई समूह सक्रिय होते हैं तो किसी एक समूह को समाज के ऊपर दबाव कायम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, जो कि सरकार की गलत नीतियां बनाने से बचाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है कि नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन का मूल स्वरूप की रूपरेखा दीजिए, अथवा नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो नेपाल उस तीसरी लहर के देशों में है जहां वर्ष 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा, किंतु वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई थी। अत्यधिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस परिवर्तन को राजा वीरेंद्र ने तो स्वीकार कर लिया, किंतु 1 जून 2001 को शाही परिवार में एक विचित्र और रहस्यमय ढंग से राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के नए राजा थे, लोकतंत्र के पक्ष में वे नहीं थे, अतः वर्तमान सरकार की अलोकप्रियता या कमजोरी का लाभ उठाकर वर्ष 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने
निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2006 में नेपाल की जनता ने राजसत्ता के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, जिसका लक्ष्य सत्ता को राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना था। इस आंदोलन में सांसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस का गठबंधन बनाया और राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। यह 4 दिन का बंद अनिश्चितकालीन बंद के रूप में बदल गया। आंदोलन को माओवादी, बागी और अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल रहा था। आंदोलनकारी नेताओं की मांग थी कि लोकतंत्र की बहाली तथा संविधान सभा का गठन। इसके निम्न परिणाम निकले। सप्तदलीय गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद की बहाली हुई, कानून पारित करके राजा की शक्तियां वापस ले ली गई। इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया, जो विश्व भर में प्रेरणा स्रोत है। आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालिए। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलनकारी समूह द्वारा प्रारंभ किया गया था। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी विशेष मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के मॉडल पर सवाल उठाए। इसी प्रकार नेपाल में हुए आंदोलन का उद्देश्य था लोकतंत्र की बहाली। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व स्पष्ट एवं संगठन का समावेश होता है, किंतु आंदोलन की स्थगिरता बहुत कम समय के लिए होती है। अगला कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल। दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं। दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है और राजनीतिक दल में कुछ चुने हुए लोग ही शामिल होते हैं। दबाव समूह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते और राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। इनका सत्ता पर नियंत्रण भी होता है। आंदोलनकारी समूह के बारे में बताइए तथा दबाव समूह और आंदोलन के राजनीति में होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। आंदोलनकारी समूह। किसी भी आंदोलन में कुछ विशेष प्रकार के समूह शामिल होते हैं, किंतु उनमें कुछ विशेषताएं समान होती हैं। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलनकारी समूह द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य सिद्ध किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व स्पष्ट एवं संगठन का समावेश होता है, किंतु आंदोलन की स्थगिरता बहुत कम समय के लिए होती है। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलनों को ऐसे आंदोलनों के अंतर्गत रख सकते हैं जो कई मुद्दों पर आधारित होते हैं और एक लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे आंदोलन किसी एक संगठन द्वारा ही नियंत्रित और दिशा निर्देशित नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल है। इन सबके संगठन अलग अलग हैं, जिनकी अपनी नीतियाँ और नेतृत्व है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी एक व्यापक उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। इनका दृष्टिकोण भी एक जैसा होता है। इसी कारण से इन्हें एक आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक साधारण सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। उदाहरण के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपुल मूवमेंट ऐसे ही संगठनों का संगठन है। अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन की राजनीति पर प्रभाव। दबाव समूह और आंदोलन की राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ता है, देखते हैं कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने के लिए सूचना अभियान चलाना, बैठकें आयोजित करना, अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लेते हैं। ये मीडिया को प्रभावित कर अपने मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा डालना इनका प्रमुख हथियार है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शामिल हो सकते हैं। दबाव समूह और आंदोलन का लक्ष्य राजनीति में भाग लेना नहीं होता, बल्कि उन पर प्रभाव डालना होता है।
इनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होता है, पर इनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही हो सकता है। चलिए, इस तरह से हम लोग का आज चैप्टर समाप्त होता है। तो लोग आप लोग पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।